नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। कोरोना का पीक जा चुका है या नहीं? कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक कब तक होगी? ऐसे सवालों के जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन देश के कई राज्यों ने कोरोना के खिलाफ इस जंग में लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाकर इस महामारी को हराने की नई पहल जरूर कर दी है। 24 मई तक यूपी बंद, 24 मई तक दिल्ली बंद, 30 मई तक बंगाल में संपूर्ण लॉकडाउन। कोरोना के खिलाफ जंग में देश के कई राज्यों ने कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया है। केजरीवाल ने बढ़ाया लॉकडाउन। देश की राजधानी दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने हालात देखते हुए लॉकडाउन को 24 मई तक बढ़ा दिया है। दिल्ली में कोरोना के नए केस में तेजी से कमी तो आई है, लेकिन अभी भी रोजाना मरने वालों की तादाद 300 से कम नहीं हुई है, जो कि चिंता का विषय है। इसलिए केजरीवाल ने दिल्ली में 24 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। कल सुबह लॉकडाउन कल सुबह 5 बजे तक के लिए था। उसको देखते हुए जो अभी रिकवरी हो रही है दिल्ली के अंदर, काफ़ी अच्छे स्तर पे रिकवरी हो रही है। कोरोना काफ़ी तेज़ी के साथ कम हो रहा है, लेकिन जो गेन्स हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में किए, हम नहीं चाहते कि वो एकदम से ख़त्म हो। तो अभी एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन को हम और बढ़ाने जा रहे हैं। तो कल की बजाय अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। कई ऑनलाइन सर्वे के मुताबिक भी ज्यादातर दिल्ली वाले चाहते थे कि लॉकडाउन की अवधि कम से कम एक हफ्ते और बढ़ाई जाए। यूपी में बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। उत्तर प्रदेश में भी 24 मई की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। शनिवार की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया कि इस लॉकडाउन में रेहड़ी और दिहाड़ी मजदूरों को सरकार 1000 रुपए महीना भत्ता देगी। इससे 1 करोड़ गरीबों को राहत मिलेगी। बीपीएल को 3 महीने के लिए 3 किलो गेहूं और साथ में 2 किलो चावल मुफ्त मिलेगा। ये राशन प्रति व्यक्ति के हिसाब से मिलेगा। सरकार की इस पहल से प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को कोरोना में लाभ मिलेगा। बंगाल में 30 मई तक लॉकडाउन। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने अगले 15 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। राज्य में 16 मई की सुबह 6 बजे से 30 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं को ही अनुमति रहेगी। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज से लेकर मेट्रो और बस सेवाओं को पूरी तरह बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है। टीम न्यूज नेशन। अभी देश कोरोना की दूसरी लहर से ठीक होकर उभरा भी नहीं कि एक नई मुसीबत सामने खड़ी है, जिसमें जरा भी लापरवाही जान को खतरे में डाल सकती है। जी हां, ब्लैक फंगस से हाहाकार मच गया है। कोरोना काल में अब कोविड के संक्रमण के साथ साथ ब्लैक फंगस बैक्टीरियस इन्फेक्शन से तेजी से लोग बीमार हो रहे हैं। हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड में तेजी से नए संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे लोगों में नई दहशत घर कर गई है। अभी कोरोना के संक्रमण से निपट भी नहीं पाए कि देश की पूरी हिंदी पट्टी एक नए संक्रमण से घिर गई है, जिसका नाम है ब्लैक फंगस। सबसे पहले बात देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की करते हैं। यूपी में अब तक म्यूकोर माइकोसिस की इस बीमारी से 100 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। कानपुर में 50, वाराणसी में 25, लखनऊ में 8, मेरठ में 2, गाजियाबाद में 1 मरीज मिले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के चुनाव क्षेत्र गोरखपुर में भी सरकारी अस्पताल में ब्लैक फंगस के मरीज मिलने से हड़कंप है। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने न केवल इस बीमारी से बचने के लिए गाइडलाइन जारी की है, बल्कि पीजीआई के 12 एक्सपर्ट की टीम भी बना दी गई है। साथ ही ऐसे मरीजों को तत्काल डॉक्टरी इलाज देने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। ब्लैक फंगस की इस बीमारी काल में अब इस बीमारी से जुड़े इंजेक्शंस और दवाओं की भी बाजार में किल्लत होने लगी है, जिसके पीछे 2 वजहें बताई जा रही हैं। पहली ये कि बढ़ती मांग की वजह से ऐसी दवाइयों और इंजेक्शन की सप्लाई कम है, या फिर इन
इंजेक्शंस और दवाइयों की कालाबाजारी शुरू हो चुकी है। 10 राज्यों में ब्लैक फंगस की दस्तक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र में 2000, गुजरात में 100, तेलंगाना में 60 मरीज ब्लैक फंगस के मिले हैं। एक्सपर्ट भी यही कह रहे हैं कि इस बीमारी से सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं लोगों को है जो कोविड से ठीक हो चुके हैं, लेकिन उन्हें डायबिटीज है और कोविड के इलाज में उन्हें ज्यादा से ज्यादा स्टेरॉइड दिए गए हैं। कैसे बचे खतरे से? आईसीएमआर की एडवाइजरी कहती है कि यह फंगस शरीर में तेजी से फैलता है, जो नाक, आंख, दिमाग, फेफड़े या फिर स्किन को प्रभावित करता है। ऐसे मरीज जो कोविड से ठीक हुए हैं, उनका इम्यून सिस्टम कमजोर रहता है, जिससे वे इस बीमारी की चपेट में आसानी से आ जाते हैं। डायबिटीज वाले कोविड पेशेंट में शुगर लेवल बढ़ जाने पर उनमें म्यूकोरमाइकोसिस खतरनाक रूप ले सकता है। ऐसे में वो मरीज जिनका शुगर लेवल हमेशा ज्यादा रहता है, जिन रोगियों ने कोविड के दौरान ज्यादा स्टेरॉइड लिया हो, ऐसे रोगी जो काफी देर तक आईसीयू में रहे हों, या फिर ऐसे रोगी जिनका ट्रांसप्लांट हुआ हो या वो कैंसर से ग्रसित हों, उन्हें सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। आईसीएमआर की गाइडलाइन ये भी कहती है कि अगर किसी मरीज को कोविड के बाद नाक में दर्द हो, खून आए या नाक बंद हो जाए, नाक में सूजन आए, दांत या जबड़े में दर्द हो या वे गिरने लगे, आंखों के सामने धुंधलापन आए, दर्द हो या फिर बुखार आए, ऐसे में उन्हें तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेकर इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि ये सभी लक्षण ब्लैक फंगस के हैं। टीम न्यूज नेशन। यूपी, दिल्ली के बाद अब बिहार में कोरोना के नए केस में कमी आई है। क्या ये राहत के संकेत हैं? हालांकि अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, मगर कोरोना का हालिया ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो लॉकडाउन का असर दिख रहा है। इसलिए कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना हम सबकी जिम्मेदारी है। क्या कोरोना के घटते केस राहत के संकेत हैं? क्या कोरोना का पीक खत्म हो चुका है? कोरोना की दूसरी लहर का कहर झेल रहे हमारे देश में अब कुछ राहत के संकेत मिलने लगे। कोरोना की दूसरी लहर थोड़ी धीमी पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। रोजाना आने वाले कोरोना केसों के 7 दिनों का औसत देखें तो पिछले 7 दिनों से नए केसों में कमी आई है। पिछले हफ्ते कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 20% से नीचे चला गया। इस दौरान एक्टिव केसों की संख्या में 1.5 लाख से ज्यादा की कमी देखी गई है। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन 10,000 से कम मामले सामने आए हैं। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट घटकर 10.40% हो गई है। जानकार इसे अच्छा संकेत तो मान रहे हैं, लेकिन देश में बड़ा सवाल वैक्सीनेशन का है। आखिर वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहतर क्यों नहीं हो रही? वैसे कोरोना को लेकर सरकारें भी सक्रिय हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार कोरोना की रोकथाम के उपायों पर चर्चा कर रहे हैं। कोरोना प्रभावित 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री मोदी ने बात की और टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया। यूपी के मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर उतरकर हालात की समीक्षा कर रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। देश कोरोना के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई लड़ने में जुटा है, लेकिन जिंदगी की सांसों की कालाबाजारी करने वाले इस लड़ाई को मुनाफे के चक्कर में कमजोर कर रहे हैं। ऐसे में अब कानून का डंडा ही ऐसे लोगों को सबक सिखा रहा है। एक और पूरा देश कोरोना महामारी की भीषण जंग लड़ रहा है, तो इसी के साथ कालाबाजारी गैंग अपने खेल को अंजाम देने में जुटा है, जिसका एक खुलासा हैरान कर देने वाला है। दिल्ली पुलिस ने इंटरनेशनल गैंग के 2 ठगों को गिरफ्तार किया। ये ठग मुसीबत के समय अपनों की जान बचाने की खातिर दर दर भटक रहे लोगों से ठगी कर रहे थे। इस गैंग के शिकार हुए एक पीड़ित ने बताया कि उनके रिश्तेदार को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी। सोशल मीडिया पर एक मोबाइल नंबर देखा। जब बात हुई तो 20,000 रुपए मांगे गए। अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के बाद आरोपियों ने फोन बंद कर दिया। पुलिस ने इनके पास से 165 सिम कार्ड, 22 मोबाइल फोन, 5 लैपटॉप, 2 वाईफाई डोंगल और 4 डेबिट कार्ड बरामद किए हैं। दोनों आरोपी नाइजीरिया और घाना के नागरिक हैं। कालाबाजारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार काफी सख्त है। इसलिए कोरोना के संकट काल में जिंदगी की सांसों से खिलवाड़ और कालाबाजारी करने वाले सलाखों के पीछे नजर आ रहे हैं।
आपके टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिख रही हैं वो कालीन नगरी भदोही की है, जो प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र के बगल का इलाका है। यहाँ क्राइम ब्रांच की छापेमारी में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। पुलिस ने सरकारी कोविड अस्पताल से कालाबाजारी करते हुए 9 जंबो सिलेंडर के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों ही गिरफ्तार शख्स मनमाने दाम पर ऑक्सीजन सिलेंडर बेच रहे थे। पुलिस को अब इस वारदात में अस्पताल के कर्मचारियों की मिलीभगत की आशंका है, जिसके लिए दोनों आरोपियों के कॉल डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं। पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग को सूचना प्राप्त हो रही थी कि जनपद भदोही में जो ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी चल रही है। इसी क्रम में हम लोगों के द्वारा गुप्त जांच की गई, जिसमें कल 2 लोगों को इसमें पकड़ा गया है, जिसमें एसओजी की टीम भी लगी हुई थी और हमारे इंस्पेक्टर जो भदोही हैं वो भी इसमें लगे हुए थे। तो ये वो 2 लोग हैं, इसमें एक का नाम सुग्रीव है और दूसरे का नाम श्याम गुप्ता है। ये दोनों ही लोग यहाँ पर पहले से ही ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। चूँकि इस समय ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की कमी हो रही है, तो इस वजह से इन लोगों ने इसकी कालाबाजारी करना प्रारंभ कर दिया और इसी की सूचना पर इनको कल पकड़ा गया है, जिसमें आप देख रहे हैं पीछे कि हम लोगों ने करीब 9 जंबो सिलेंडर इनसे बरामद किए हैं और वो सारा सामान भी हम लोगों ने बरामद किया है जो ऑक्सीजन की सप्लाई देते समय काम आता है। ये एक पुराने ठेकेदार हैं और यहाँ के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं इसमें काफ़ी समय से ये काम कर रहे थे। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कोरोना महामारी में अवैध वसूली और कालाबाजारी पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस हर स्तर पर मुस्तैदी बरत रही है। कोरोना काल में दवाइयों, इंजेक्शन या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले गिरोह के अब तक 160 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनके पास से 62,70,000 रुपए के कैश बरामद किए गए हैं। आरोपियों के पास से 1,256 रेमडेसिवियर के इंजेक्शन, 1,350 ऑक्सीजन सिलेंडर, 18 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 844 ऑक्सीमीटर बरामद किए गए हैं। इन सभी आरोपियों पर रासुका की धारा लगाकर गैंगस्टर एक्ट के तहत इन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। टीम न्यूज़ नेशन। इन दिनों देश को 2 भीषण संकट का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर कोरोना की दूसरी लहर का कहर है, तो दूसरी ओर ताउते तूफान की तबाही। गोवा और दक्षिण राज्यों में भारी तबाही मचाने के बाद अब यह गुजरात, महाराष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। मुंबई हाई अलर्ट पर है, तो गुजरात में भी एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। ताउते तूफान से कर्नाटक में भारी तबाही। टीम न्यूज़ नेशन में ऊंची ऊंची लहरें डरा रही हैं, तो वहीं सिंधुदुर्ग जिले में तूफानी बारिश से बुरा हाल है। विशालकाय पेड़ मकानों पर गिर गए, जिसमें कई घरों को नुकसान पहुंचा है। कर्नाटक के 6 जिलों पर इसका काफी बुरा असर पड़ा है। इन 6 जिलों के 73 गांव इससे प्रभावित हुए हैं। राज्य में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इन 6 जिलों में 3 कोस्टल एरिया के हैं। सभी में पिछले 24 घंटों से भारी बारिश हो रही है। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान ताउते ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है और ये काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका असर ये है कि केरल में भारी बारिश हुई और तटीय इलाके डूब गए। तस्वीरें केरल के एर्नाकुलम के एक गांव की है, जहां पूरा गांव टापू में तब्दील हो गया है। पानी का बहाव इतना तेज है कि एक कदम चलना भी मुश्किल है। घरों में पानी भर गया है। लोगों को यहां से शिफ्ट कराया जा रहा है। ताश के पत्तों की तरह समंदर में समा गया मकान। तस्वीरें झकझोर देने वाली हैं। केरल के कासरगोड कोस्टल में पिछले 24 घंटे से तेज हवाएं चल रही थीं। यहां से पहले ही लोगों को शिफ्ट कराया गया था। भारी बारिश और तेज तूफान के बीच मकान टिक नहीं पाया और भरभरा कर समंदर में जा गिरा।
मानसून से पहले ताउते तूफान ने केरल को किस तरह पानी पानी कर दिया, उसकी गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। शनिवार से केरल में भारी बारिश हो रही है, जिससे राज्य के उत्तरी हिस्से में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सरकार ने लोगों से अपील की है कि बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। अरब सागर में पहले से ही मौजूद मछुआरों को वापस लौटने की सलाह दी गई है, जबकि 18 मई तक समंदर में न उतरने की चेतावनी दी गई है। एनडीआरएफ और सेनाओं को इस वक्त हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। आईएमडी के मुताबिक शनिवार रात 2:30 बजे गोवा में ताउते तूफान ने हिट किया। इसका असर ये रहा, समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। समंदर किनारे बने रिजॉर्ट होटल के बेसमेंट पानी में डूब गए। पणजी में जगह जगह बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ गए। कई इलाकों में बिजली पोल गिरने से सप्लाई लाइन बाधित हुई है। गोवा में तूफान का ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। चक्रवाती तूफान ने गोवा की सूरत बिगाड़ दी। तूफान जिन जिन इलाकों से गुजरा तबाही के निशान छोड़ता चला गया। तस्वीरें पणजी की है, जहां के सेंट्रल इलाके में काफी नुकसान हुआ है। उधर समंदर में हाई टाइड के बाद किनारों को पूरी तरह खाली करा लिया गया है। अगले 48 घंटे तक भारी बारिश का अनुमान है। कर्नाटक के मैंगलोर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नौबत यहां हो गई है कि जो जहां था वहीं फंस गया। बाद में रेस्क्यू कर रहे लोगों ने निचले इलाकों से इन लोगों को निकाला। समंदर में लहरों का शोर और मलबे में तब्दील आशियाने। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ताउते तूफान ने दक्षिण में कितनी तबाही मचाई है। तिरुवनंतपुरम के वलयाथुरा गांव में कई मकान टूट गए। समंदर किनारे बसे इस गांव में करीब 100 घर हैं और ज्यादातर मकानों को नुकसान पहुंचा है। लोगों को अपना आशियाना छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा जाना करवा आवे छे कि एक तूफान समुद्र में आनो छे। तमाम तूफानी हवाओं के बीच एनडीआरएफ के जवान एक्शन में हैं। गुजरात में तूफान 18 मई तक अपना असर दिखा सकता है, जिसके चलते एनडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों से अपील कर रही हैं कि वो समंदर किनारे जाने से बचें। उधर हवाई सर्वे के जरिए टीमें प्रभावित इलाकों तक पहुंच रही हैं। एरियल कंट्रोल रूम के जरिए पल पल की जानकारी ली जा रही है। गृह मंत्रालय 24 घंटे इस पर नजर बनाए रखेगा और राज्यों के संपर्क में रहते हुए फौरन जरूरी सुविधाएं मुहैया कराएगा। कोरोना काल में किसान आंदोलन की गूंज भी तेज होने लगी है और इसका असर आज दिखा हिसार में, जहां सीएम खट्टर के दौरे में जमकर बवाल हुआ। किसान संगठन पर सड़क पर उतरकर किसान संगठन सीएम का विरोध करते रहे और जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो हंगामा और बढ़ गया। नतीजा हुआ कि पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी, आंसू गैस के गोले दागने पड़े। किसानों ने अल्टीमेटम दिया है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। कोरोना काल में सड़क पर चक्का जाम और नारेबाजी करती है भीड़। तस्वीरें हरियाणा के हिसार की हैं, जहां किसान सूबे के सीएम मनोहर लाल खट्टर के दौरे के दौरान प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने में पुलिस के पसीने छूट गए। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए, लेकिन किसान नहीं रुके। प्रदर्शनकारी किसान
सीएम की तरफ बढ़ने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए जमकर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। सीएम मनोहर लाल खट्टर हिसार में 2 कोविड अस्पतालों का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इसी दौरान कृषि कानून के खिलाफ किसान सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों के चेहरे से मास्क भी गायब थे और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां भी उड़ाई गई। आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में सिंघू टिकरी बॉर्डर पर अभी भी आंदोलन जारी है और 26 मई को काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। इन सब के बीच हरियाणा में एक बार फिर किसान आंदोलन की तपिश तेज हो गई। टीम न्यूज़ नेशन। अभी वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरों के साथ हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।